कि आदत अपनी छोड़ दो और कहना मेरा मान लो और पब्लिक क्या चीज़ है ये तुम पहचान लो। आपसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों से पूछना चाहूँगा, क्या राम काल्पनिक है या राम के को भाजन का शिकार भारतीय जनता पार्टी को उनके कुकर्मों के कारण होना पड़ा है? ये संविधान की जीत हुई है कि आज माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को संविधान के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आज भाजपा का हर आदमी अपने आप को संविधान का भक्त बता रहा है। जो मोदी सरकार कही जाती थी, आज उसको कह रही है एनडीए सरकार है। जी का एक जो माहौल है, जैसे कहावत कही जाती है हमारे गांव में, एक घर का कुत्ता जो है न धोबी का है न घाट का है। तो श्री अखिलेश नेताजी लगते हैं लक्ष्मण और फेल हो जाएगा मोदी जी के मन की बात का मन। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, गौमूत्र, गोबर, गाय, इसके अलावा इन्होंने किसी पे बात नहीं कही। ये सरकार पहली बात तो लंगड़ी लूली सरकार हो गई है। अभी मोदी जी बहुमत में रहते थे तो कभी लब जिहाद चलाते थे, कभी गौ चलाते थे, गौकसी चलाते थे, कभी जो है हिंदू मुस्लिम चलाते थे, एनपीआर, एनआरसी, सीए, पता नहीं कितना कितना नौटंकी करते थे। नमस्कार, मैं रिद्धि यादव। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स तो आप सभी को पता ही है कि समाजवादी ने एक ऐतिहासिक जीत जो थी वो दर्ज की है। तो चलिए अभी हम पार्टी कार्यालय के सामने खड़े और यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या जीत को लेकर एक शब्द में आप क्या बोलना चाहेंगे? जीत को लेकर हम समाजवादी लोग बहुत खुश हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से पीडीए के लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई, देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। ये युवाओं को भरोसा है, किसानों को भरोसा है, अगर हमारा कोई भला करेगा तो अखिलेश यादव करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को छलने और ठगने, नौजवानों को छलने और ठगने का काम किया, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, पूरी तरीके से नौजवान पूरी तरीके से मन बना चुका कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की जीत दिलाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि जीत का सारा श्रेय आप किस चीज़ को देना चाहिए? मुद्दे जो थे जनता के, क्या उस पर अब काम हो पाएगा? बिल्कुल, अब तो काम होगा ही। जिस तरीके से 2014 से 2024 तक आपने देखा कि किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही थी, छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही थी, जो भी अपनी आवाज़ उठाता था उस पर लाठी चला देते थे, उसको उठा के जेल में डाल देते थे। अब ये तानाशाही पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री सिंघोल को अपना वहाँ पर स्थापित कर रहे थे, आज संविधान के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये संविधान की जीत है, ये संविधान की जीत हुई है कि आज माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को संविधान के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया और प्रधानमंत्री संविधान के सामने झुकना पड़ा। और ये मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा कि ये संविधान की जीत है, ये उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है, ये भारत की जनता की। प्रधानमंत्री तो अभी भी बोल रहे हैं कि सीटें किसी की भी प्रदेश में ज़्यादा आ गई हो, देश में तो हमारी सरकार बनी, उस पर क्या कहना चाहिए? कहाँ बहुमत है उनके पास? 240 सीटें हैं तो देश में ज़्यादा सीटें आ गई तो क्या आ गई? आपने जिस तरीके से जुमला आपने बरसाया 400 पार, मीडिया में झंझोरा पीटा, मीडिया को खरीद के रखा, गोदी मीडिया को खरीद के आपने 400 पार का नारा लगवाया और वो पूरी तरीके से फेल हो गया। अब वो गोदी मीडिया कहाँ है जो कहती थी कि हमारे चैनल पे, आज तक के चैनल पे वो कह रही थी कि स्पेस देने की जगह नहीं है, इन लोगों को स्पेस देने के लायक नहीं है? कहाँ चली गई वो? आज वो बिकी हुई गोदी मीडिया आज कहाँ चली गई? अब तो रोते हुए बैठे हैं सब लोग। कहीं ना कहीं इनकी नाकामी थी कि नहीं थी? गोदी मीडिया बिकी हुई थी और इस तरीके से उनको पूरी तरीके से अब स्वतंत्र रूप में लाने का काम कर रही है। पार्टी कार्यालय में आज किस तरह की मीटिंग होगी, उसमें किन बातों पे चर्चा होगी? देखिए, ये रणनीति का एक हिस्सा है। अब इस पे तो हम कोई बात नहीं कर सकते, अभी जो भी निर्णय होगा मान लीजिए। जयंत चौधरी जो कि पहले इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, अभी देखने में आ रहा है कि एनडीए की तरफ से उन्हें ढंग से जगह भी नहीं मिल रही है, उन पे कई सारे आरोप भी लग रहे, तो क्या कहना? देखिए, वो तो पहले ही कह रहे थे कि जो है कि अब मैं कह ही क्या सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो जो है वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, और उनके स्वतंत्र फैसले हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं तो जो है वो उनकी पार्टी है, वो स्वतंत्र है। आपसे बात कर लेते हैं। प्रदेश इस बार समाजवादी ने कई नए चेहरों को मौका दिया था जो कि काफ़ी प्रचंड बहुमत से जीते, तो इन सभी चीज़ों को लेके क्या स्ट्रैटेजी रही होगी आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी को मौका देती है। समाजवादी पार्टी हर धर्म के लोगों को दिया मौका, और जो नए चेहरे हमारे बीच में आए हैं उन्होंने भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है, वोटों के साथ जीत हासिल की है। और ये जो युवाओं में
गुस्सा था बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और हमारे माननीय राष्ट्रीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा था उसके अंतर्गत इस बार जो लड़ाई हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी अपने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समय पार्टी था कि अयोध्या को लेकर बीजेपी अपने वोट बैंक की बात करती थी और आज एक समय है कि समाजवादी का एक नेता उधर पे चुना गया, तो इन सभी चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, अयोध्या से जो हमारे माननीय सांसद जी चुनकर आए हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और 9 बार 8 बार वो विधायक वहाँ से रहे हैं। और इसको देखते हुए और अयोध्या में जो काफ़ी लोगों के मकान तोड़े गए, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, और बाकी राम सभी के हैं। और जो है, मैं कहना यही चाहूँगा कि राम सभी के हैं और जो राम को कोई अकेले लेकर नहीं चल सकता। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि प्रदेश में इतनी भारी सीटों से जीतने का श्रेय किसको जाता है? देखिए, समाजवादी पार्टी की अपने इतिहास में यह दूसरी जो है कि सबसे बड़ी विजय है, और समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को पीछे करते हुए नंबर 1 की पार्टी के रूप में उभरी है, और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हुई है। और इसकी जीत में जो मैं श्रेय देना चाहूँगा तो हमारा जो संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का, आरक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करने का भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावे कर रही थी कि संविधान को ख़त्म करेंगे, और यह धर्म के मुद्दे पर जो है हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का, मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का, कमर तोड़ महंगाई और किसानों की समस्या के कारण छात्र नौजवानों ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस साजिश के तहत 22 जनवरी को जो है कि राम मंदिर का उद्घाटन किया, राम की प्रतिमा का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा किया, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों से पूछना चाहूँगा, क्या राम काल्पनिक है या राम के को भाजन का शिकार भारतीय जनता पार्टी को उनके कुकर्मों के कारण होना पड़ा है? यह बड़ा जो है कि गंभीर मुद्दा है, क्योंकि धार्मिक कार्यशाला जो भारतीय जनता पार्टी की थी, हर महीने जो है कि योगी आदित्यनाथ हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, गठबंधन में दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे सत्ता परिवर्तन होता है, क्या बोलते हैं कि योगी जी को हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, उसको लेके भी आप लोग की क्या राय, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मुद्दा है, लेकिन हम लोगों को भी अंदाजा है कि 1 महीना के अंदर जोगी जाएंगे, राजनाथ आएंगे, ऐसी जो है कि चर्चा जो है कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सूत्रों से हम लोगों को ज्ञात हुई है। क्योंकि जोगी जिस तरह का दावा करते थे 80 में 80, और समाजवादी पार्टी को कहते थे कि यह 2 सीट तक सीमित रह जाएगी, लेकिन जोगी का दम्भ जो है यहाँ की पीडीए की जनता ने जो है कि नकारने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी जो है कि 37 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को 33 पर खदेड़ा करने का काम किया है। 282 विधानसभा में समाजवादी पार्टी जो है कि बढ़त हासिल की है। आज की डेट में चुनाव हो तो 300 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, क्योंकि ये जनता ज़्यादा दिन धर्म के चक्कर में फंस करके जो समाज के छात्र नौजवानों के, किसानों के जो असल मुद्दे हैं उस समस्या का समाधान धर्म से नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद पैदा करके, जाति नफरत, धार्मिक नफरत पैदा करके जो राजनीति करती रही है, उसका खेल अब खत्म हो गया है। अब संविधान के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है और इसका कदम आगे बढ़ता ही जाएगा। क्या लगता है कि भले सीटें ज़्यादा आई हों पर सत्ता में तो अभी भी एनडीए सरकार है, तो क्या लगता है संविधान अभी भी असुरक्षित है? और साथ ही अग्निवीर पे क्या कहना चाहिए? मैं डॉक्टर शरद वर्मा, प्रदेश सचिव समाजवादी शिक्षक सभा। कल आपने देखा था कि मोदी जी ने संविधान को कम से कम 10 बार अपने माथे लगाया। उनको भी समझ में आ गया कि संविधान से छेड़खानी करके हम उसी संविधान ने उनको अपने आप को पिछड़ी जात का कहते हैं, उसी संविधान की वजह से आज वो इस पद पे हैं। और ये पूरा चुनाव संविधान के नाम पे लड़ा गया, संविधान बचाओ के नाम पे लड़ा गया। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विजन ऐसा था, उनका कुशल नेतृत्व ऐसा था कि वो संविधान बचाने में सफल है। आज भाजपा का हर आदमी अपने आप को संविधान का भक्त बता रहा है। जो मोदी सरकार कही जाती थी, आज उसको कह रही है एनडीए सरकार है। इससे पहले भी हम एनडीए सरकार चला रहे थे। अटल जी के ज़माना इनको याद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब संविधान पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई आँख नहीं दिखा सकता। और ये डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की साइकिल है।
जो दिल्ली तक अगले 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं हम आएंगे, इनके आपसी कलह अभी से दिखने लगे। कल आप टीवी पे देख रहे थे, बीजेपी का शायद ही किसी चेहरे पे मुस्कान दिखी हो। योगी भी सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल उनका जो है चेहरा लटका हुआ था। ऐसा सुनने में आया कि राजनाथ सिंह जी बीच में ही उठ के चले गए थे। तो जो खटपट की आवाज़ अब वहाँ आने लगी है, और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है इस सरकार का। 1-1.5 साल के अंदर जो है जो एनडीए है उसमें आई जुड़ जाएगा और इंडिया बन जाएगा। तो ये भारत की जीत है, भारत के आम लोगों की जीत है, जनमानस की जीत है, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की जीत है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व की जीत है ये। बीजेपी का ये भी कहना है, इंडिया का ये भी कहना है कि आप जब तक हार रहे थे पिछले चुनावों में, आपने ईवीएम पे बहुत एलिगेशंस लगाए, बट इस बार आप लोग कुछ नहीं बोल रहे ईवीएम को लेकर। उस पर क्या कहना है? इस बार एलिगेशन लगाने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हमारे नेताजी ने पहले ही कह दिया था कि ईवीएम की रखवाली करनी है। जिस दिन से वोट मतदान हो गया उसी दिन से और काउंटिंग होने तक हमारा एक कार्यकर्ता वहाँ पे डटा रहा। ईवीएम के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं हो पाई। प्रशासन तंत्र का कुछ यूज जरूर किया गया, हमारे 2-4-10 सीटें ज़बरदस्ती हरवाई गई हैं, और नहीं तो हम आज सरकार में होते। ईवीएम पहले भी सही था, आज भी सही है, लेकिन ईवीएम को खराब जानबूझ के किया जाता था, जो इस बार उनको मौका नहीं दिया गया। जयंत चौधरी पे क्या कहना चाहेंगे? पहले वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, अभी आप देख सकते हैं कि स्टेज पे उन्हें एक ढंग से जगह भी नहीं मिली, जिसपे विपक्ष लगातार उन पे आरोप जयंत जी का एक जो माहौल है, जैसे कहावत कही जाती है हमारे गांव में, एक घर का कुत्ता जो है न धोबी का है न घाट का है। उनकी हालत तो ये हो गई है, अब कहाँ जाएंगे वो। और मैं अपने विचार ये कहूँगा कि जैसे पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अयोध्या वासियों को नकली हिंदू और गाली बकने का जो काम कर रहे हैं, मैं तो मौजूदा मोदी योगी सरकार से कहना चाहूँगा, इन पे कब बुलडोजर चलेगा। अगर बुलडोजर चलाने का डर बहुत दिखा रहे थे, आज तो अपने सोशल मीडिया अयोध्या में जीतने का एक रीज़न बताइए, जो मेन रीज़न आपको लगता है क्या था? मेन रीज़न ये था क्योंकि घर विहीन किए गए, जो वहाँ पे दुकानें दी गई उनको ये कह करके दुकानें नहीं दी गई। लोकल के निवासियों को कहा गया कि यहाँ के लोग अगर प्रसाद और फूल बेचेंगे तो गुंडे ही करेंगे, इसलिए अयोध्या वासियों को फूल की दुकानें और प्रसाद की दुकानें रखने तक का अधिकार नहीं गया। जो गुमटियाँ बना के दी गई वो दूसरे राज्य के लोगों को दी गई, और अयोध्या वासियों ने कहा कि मंदिर हमारे वहाँ बनना चाहिए, हमें भी कुछ हिस्सा तो मिलना चाहिए। उनको हिस्सेदारी की लड़ाई के चक्कर में उनको हराया गया है। अयोध्या के लोगों का जो मकसद, अयोध्या एक धर्म नगरी है और वहाँ गंगा जमुनी तहजीब, वहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रखते हैं। अयोध्या में आज तक कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये बीच में लोगों को बरगला कर वहाँ जो अधर्म का माहौल बनाया गया था, भाजपा वहाँ के लोगों को अधर्म के रास्ते पर ले जा रही थी। तो ये अधर्म पे धर्म की जीत है। अयोध्या के लोग हमेशा धर्म की नीति पे चलते हैं, वो सही रास्ते पे चलते हैं, तो उसकी जीत हुई है। क्या लगता है कि लोकसभा में सपा की इतनी बहुमत जो सीटें आई हैं उसका विधानसभा पे असर पड़ेगा? क्या यह शुरुआत है या फिर एक नई रणनीति होगी उनकी? क्या कहना चाहिए? ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है 2027 में। ये सब परिवर्तन होना तय है, ये परिवर्तन होकर रहेगा 2027 में। तो क्या लगता है कि समाजवादी की इतने सालों बाद एक बड़ी पार्टी के रूप में फिर से उभर के आई, इतनी ऐतिहासिक जीत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो हमारे आदरणीय श्री अखिलेश नेताजी की देश उत्तर प्रदेश की धरती यही आवाज़ करती है। श्री अखिलेश नेताजी वो विकास पुरुष हैं, इंसानियत भी जिस पे नाच करती है। तो ये जितेंद्र मिर्ज़ापुरी की ये 4 पंक्तियाँ मुझे कई बार 5-6 बार सुन चुके, और हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा काम कांग्रेस में किया था, और नरेश उत्तम जी से मेरा 5-6 सालों से लगाव है, उनके साथ भी काम किया था, सपा या कांग्रेस। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों जोड़ी, वो कहते हैं 2 लड़के, तब मैं कहता हूँ कि श्री राहुल गांधी जी दिखते हैं राम, तो श्री अखिलेश नेताजी लगते हैं लक्ष्मण, और फेल हो जाएगा मोदी जी के मन की बात का मन। और इन दोनों पावन युवाओं के कंधे से, देवता रूपी कंधे से, भगवान रूपी कंधे से, समझिए राम रूपी कंधे से, लक्ष्मण रूपी कंधे से अपने शब्दों को फेंकूंगा बना के ऐसा गदा, यूपी के कुर्सी से योगी जी और केंद्र के कुर्सी से मोदी जी हो जाएंगे विदा। यही हाल होगा। और जैसा कहा जाता है, ये मथुरा झांकी ये सब बात तब कहना है, अभी जय बजरंगबली का भी तमाम गदा हमारे श्री अखिलेश नेताजी उठाए थे, तब कहना है। वो सच्चाई का गदा था कि कोई पार्टी हो, संगठन हो, चले या बैन रहे, उत्तर प्रदेश और देश की जनता के जीवन में सदा सुख चैन रहे। लगता है आपको कि जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे अगर जीत किस तरह की बात आती है
तो जीत की श्रेय सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जितनी सीटें जीती हैं, ये सबसे पहले जीत का श्रेय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उसके बाद आम जनमानस को, क्योंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर देश की और प्रदेश की आवाम ने पूरी तरीके से भरोसा किया। उस भरोसे पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता जनता के साथ हर सुख दुख में शामिल हो करके उनके साथ रहेंगे। और आज अगर आप देश की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, गौमूत्र गोबर गाय, इसके अलावा इन्होंने किसी पे बात नहीं कही। जहां पर बात होनी चाहिए शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, आम जनमानस की, सुरक्षा की, लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी ने अब जो परिवर्तन हुआ है उसमें इन सभी चीज़ों पे काम होगा। बिल्कुल पूरी तरीके से जो परिवर्तन हुआ है, तो आज अगर देश के अंदर जो सरकार भाजपा बना रही है, तो वो भाजपा सरकार तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन वो बैसाखी की सरकार होगी, क्योंकि आज देश का नौजवान, किसान, छात्र छात्राएं, महिलाएं सब जाग चुकी हैं। इनके षड्यंत्र को नकार दिया है, लेकिन ये तो ज़बरदस्ती की सरकार बना रहे हैं, जहां पर इनको पक्ष में 240 के जा करके सीट आई हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो 43 सीटें जीती है, ये प्रदेश की आवाम ने पूरी तरीके से भरोसा किया है। उस भरोसे को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब और इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं राहुल गांधी जी पर भरोसा कर रही है। उस भरोसे को हमेशा कायम रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं, तो अभी ऐसी कई बातें आ रही थी कि वो पलटू राम है, तो इस बार फिर पलट सकते हैं, तो क्या लगता है कि अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि कल उनका शपथ होने वाला है, कल परसों में ही, तो क्या लगता है कि होगा ऐसा कुछ? मैम, नीतीश जी से पहले मैं चुनाव पे आता हूँ। देश की सारी मीडिया, देश की सारी ताकतें, देश की सारी एजेंसियाँ और देश के सारे उद्योगपति, ये सारे के सारे मिल के मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ फिर इस बार जिताना चाह रहे थे, लेकिन ये दो लड़कों की जोड़ी और गरीब जनता, ये बेरोजगार नौजवान, ये सारे के सारे लोगों ने मिल के ऐसी आंधी चलाई कि अयोध्या से लेके और पूरा यूपी हमने जीत लिया है। और जो आप नीतीश जी की बात कर रही हैं मैम, देखिए नीतीश जी मुश्किल से 6 महीने मैक्सिमम, अगर सरकार बन भी जाती है तो मैक्सिमम 6 महीना ये सरकार, पहली बात तो लंगड़ी लूली सरकार हो गई है अभी। ये मोदी जी बहुमत में रहते थे तो कभी लव जिहाद चलाते थे, कभी गौ चलाते थे, गौकसी चलाते थे, कभी जो है हिंदू मुस्लिम चलाते थे, NPR, NRC, CA, पता नहीं कितना कितना नौटंकी करते थे। और बहुमत की सरकार में दिन रात मोदी जी झूठ बोलते थे। भाई विरोध कौन करेगा जब बहुमत में है, पूर्ण बहुमत से थे, गवर्नमेंट गिरने का कोई चांस नहीं था। अब इस बार ये जो दो लोगों को जोड़ के सरकार बना रहे हैं, आप मान के चलिए मैक्सिमम 6 महीना, 6 महीने में ये सरकार अभी एक पैर से लंगड़ी है, दोनों पैर से लंगड़ी हो जाएगी और ये सरकार 6 महीने में गिरेगी। और फिर इसमें इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बनाएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आप लगता है चंद्रबाबू नायडू ने अपने परिवार के कई और सदस्यों के लिए भी कई पद मांगे, तो इन सभी चीज़ों को लेके आप लोग की क्या राय है? मैम वही तो बताए, रस्सा कसी इसी बात की तो चलेगी। मोदी जी को भी प्रधानमंत्री, अभी सांसें फूल रही हैं मोदी जी की कि गृह मंत्रालय किसको दें। उधर JDU वाले मांग रहे हैं, उधर नीतीश बाबू मांग रहे हैं, रक्षा मंत्री किसको बनाएं, होम मिनिस्टर किसको बनाएं। अरे आप देखिए, प्रधानमंत्री खुद 6 महीने के अंदर जो है बदल जाएगा। आप ये मान के बिल्कुल लिख के आप मैम ले लो, प्राइम मिनिस्टर बदल जाएगा। मोदी जी 15 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे, आप ये मान के। नेहरू की जो बराबरी कर रहे हैं, नेहरू ने जितना बलिदान दिया है, नेहरू परिवार ने जितना बलिदान दिया है, मोदी जी ने सिर्फ झूठ पे झूठ बोला है, सिर्फ झूठ पे झूठ बोला है। तो नेहरू की बराबरी कहाँ से? ना ये पढ़ाई में कर सकते हैं, ना ये विकास में कर सकते हैं। और जिस देश में सुई नहीं बनती थी, वहाँ नेहरू ने एरोप्लेन बना दिया और उसकी बराबरी कर रहे हैं। तो 15 साल इनका कार्यकाल नहीं पूरा हो पाएगा, ये जाएंगे। अयोध्या ने संदेश दे दिया है कि मोदी जी 10 साल पर्याप्त है आपके लिए, अब आप छोड़ दो देश। अब इनको कहीं हिमालय पे चले जाना चाहिए मोदी जी को, वहाँ अपना जो है ध्यान लगाना चाहिए, बिना मतलब राजनीति में बने हुए हैं। एक तरफ मोदी जी कल देश के प्रधानमंत्री के तौर पे तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वो कुछ ही महीनों में हट जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो शपथ लेने वाले हैं, वो तो कल ही पता चलेगा कि लेने वाले हैं। जब ले लेंगे तभी ही शपथ
तभी वो प्रधानमंत्री होंगे। अभी तो उन्होंने त्यागपत्र दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। अब भी अगर उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, ये तो बीजेपी के लिए भी और मोदी जी के लिए भी शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज देश में जो स्थिति बनी हुई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, अशिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में मोदी जी विफल रहे हैं। उसके बावजूद भी वो अगर शपथ लेने जा रहे हैं तो ये उनको लिए सबसे बड़ी बात है। उनको नैतिकता के आधार पर तो उनको शपथ ही नहीं लेनी चाहिए। तो उनको कहना चाहिए कि मैंने 10 साल में प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो काम किए हैं वो जनता के हित के नहीं कर पाए हैं। और ये जो जनादेश मिला है हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथियों को, ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता नाराज़ है, मोदी जी के कार्यकाल से नाराज़ है। और अब आप ज़बरदस्ती सरकार बना लो, ज़बरदस्ती या प्रधानमंत्री बन जाओ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप संविधान पे ना चलो, संविधान के हिसाब से अगर आप चलिए तो उन्होंने कौन से ऐसे काम कर दिए हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हैं। राम मंदिर में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हैं, महोदया को। उनकी हार का सबसे बड़ा कारण यही सब रहा, अहंकार ही सबसे बड़ा कारण है। अयोध्या जैसी राम की नगरी, मैं बाराबंकी जनपद का वासी हूँ, दानिश सिद्दीकी एडवोकेट नाम है हमारा। बगल की हमारी लोकसभा क्षेत्र, हमारी लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नंबर 3 पे रही, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले 2,15,704 वोटों से जीते हैं हमारे भाई तनुज पुनिया गठबंधन के साथी। तो अयोध्या में आप हारे जा रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि राम मंदिर हम बना रहे हैं, राम को हम लाए हैं। क्या लगता है आपको कि अब इस जीत का श्रेय आप किसको देंगे? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो अहंकार और जो घमंड दिखा रही थी, उससे मैं कहना चाहूँगा कि आदत अपनी छोड़ दो और कहना मेरा मान लो, और पब्लिक क्या चीज़ है ये तुम पहचान लो। आज तक जो तुम लगातार पब्लिक को गुमराह करने का काम जो कर रहे थे, जो हिंदू मुस्लिम को नारा दे करके, मंदिर का नारा दे करके जनता को जो गुमराह करने का काम कर रहे थे, आज हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया है कि मंदिर मस्जिद से इस देश का भला होने वाला नहीं है। इस देश की शिक्षा, बेरोजगारी, सुरक्षा जब तक आप सुरक्षित नहीं करोगे, तब तक आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में से ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और गठबंधन मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके 6 महीने के बाद देश की सरकार बनाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लोगों से बात की, तो यहाँ पे अभी भी लोगों का कहना है कि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री कल परसों में शपथ लेने वाले, वहीं इनका कहना है कि 6 महीने बाद एक नई सरकार बनेगी जो कि इंडिया गठबंधन की होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए #भारत न्यूज़। कैमरामैन मिराज खान के साथ।